विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। वेदांत परिभाषा का विचार हम कर रहे हैं। वेदांत परिभाषा में यह से पहले अनुमान खंड का निरूपण किया गया, तत्पश्चात उपमान खंड का भी निरूपण हुआ। अब आगम परिच्छेद का हम निरूपण करने चलेंगे। आगम परिच्छेद में पहले ग्रंथकार ने प्रतिज्ञा करी। क्या करी प्रतिज्ञा? अथागमो निरूप्यते। अब हनुमान उपमान खंड के अनंतर हनुमान के आगम परिच्छेद का उपमान परिच्छेद के बाद आगम परिच्छेद का निरूपण किया जाता है। अब ये आगम परिच्छेद में वाक्य का लक्षण प्रथम करने जा रहे हैं। कौन सा वाक्य प्रमाण है और क्या प्रमा है, इसका यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। तो देखिए, यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषय भूत संसर्गः मानांतरेण न बाध्यते तद वाक्यम प्रमाणम। कौन सा वाक्य प्रमाण है? यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयीभूतो संसर्गः मानांतरेण न बाध्यते तद वाक्यम प्रमाणम। यह ग्रंथकार ने कहा। इसमें तात्पर्य अर्थ क्या हुआ? मानांतराबाधित तात्पर्य विषयीभूत पदार्थ संसर्ग बोधक वाक्य। क्या वाक्य हो गया? मानांतराबाधित तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग बोधक वाक्यम, उसको कहते हैं प्रमाण। ऐसा वाक्य होता है, प्रमाणभूत वाक्य होता है। अब यहाँ पर तात्पर्य विषयभूत जो संसर्ग है वो दूसरे प्रमाण के द्वारा जिसका बाध नहीं हुआ, ऐसा जो तात्पर्य विषयभूत संसर्ग, उस तात्पर्य विषयभूत संसर्ग का बोध कराने वाला जो वाक्य हो, उसी को ही कहते हैं प्रमाणम। तद वाक्यम प्रमाणम। अब संसर्ग कैसा हो? तो कहा वाक्य का तात्पर्य विषयभूत जो संसर्ग, अर्थात अर्थ। जैसे हम लोगों ने कहा कि जलेन सिंचति, तो जलेन सिंचति का इसका तात्पर्य विषयभूत संसर्ग क्या है ना? जल कर्णकम सेक है ना, सेक कर्णकम जलम है ना। सेक का सिंचन का कर्ण जल, अर्थात जल के द्वारा सिंचन किया जाता है। ये तात्पर्य विषयभूत संसर्ग है। इसका बाद किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं होता। क्या होता है? जल के द्वारा सिंचन करता है, इसका बाद होता है कि अग्नि के द्वारा सिंचन करता है, इसका बाद होता है। अग्नि न सिंचति, इसका बाद तो होता है, लेकिन जले न सिंचति है ना। जल कर सेक अर्थात सेक करणम जलम, इसका बाद नहीं होता, किसी भी प्रमाण से नहीं होता। ऐसा जो संसर्ग है वही इस संसर्ग का, इसका बोध कराने वाला वाक्य दो जले न सिंचति, यही वाक्य प्रमाण कहलाता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? वाक्य हो गया प्रमाण और तात्पर्य विषयभूत संसर्ग हो गया बोध प्रमिति, है ना। तात्पर्य विषयभूत संसर्ग हो गया प्रमाण और उसको बोध कराने वाला जो वाक्य हो गया उसको कहते हैं प्रमाण। ये ध्यान देना। इसमें
अब इतना ही हम देते हैं कि तात्पर्य विषय भूत संसर्ग मानांतरेण न बाध्यते तद वाक्यम प्रमाणम, इतना कह लेते हैं। तो यहाँ पर शब्द समानार्थक जो भी कोई दूसरा प्रमाण हो, जो शब्द का अर्थ है ना, और वही वाक्य जो शब्द का अर्थ है वही दूसरे किसी प्रमाण का अर्थ होगा, तो शब्द समान है, शब्द के समान अर्थ है जिसका, ऐसे दूसरे प्रमाण में भी अतिव्याप्ति हो जाती, क्योंकि उसका दोनों का तात्पर्य विषयभूत संसर्ग एक ही है और उसका दूसरे प्रमाण के द्वारा बाद नहीं होता। तो ऐसा जो बोधक है उसमें अतिव्याप्ति हो जाती। उसका वारण करने के लिए एक शब्द लिखा, वाक्यस्य, किसी भी अन्य प्रमाण का तात्पर्य विषयभूत संसर्ग ग्रहण नहीं करना, केवल वाक्य का जो तात्पर्य विषयभूत संसर्ग है उसी का दूसरे प्रमाण के द्वारा बोध नहीं होता। तो ऐसे को बोधित करने वाला जो वाक्य है उसको हम प्रमाण कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। ध्यान में देना, एकाग्र रीति से सुन लेना। एक वाक्य का प्रयोजन बताया, अतिव्याप्ति का वारण करना वाक्यस्य का। फिर वाक्यस्य तात्पर्य विषयभूत संसर्ग, ये मानांतरेण न बाध्यते, ऐसा क्यों कहा? मानांतरेण न बाध्यते ये न देते हुए ऐसा कर लेते, जिस वाक्य का तात्पर्य विषयभूत संसर्ग है तद वाक्यम प्रमाणम, जिस वाक्य का तात्पर्य विषयभूत संसर्ग है उस वाक्य को प्रमाण कहते, शब्द प्रमाण कहते। यदि ऐसा इतना ही लक्षण होता तो वन्यना सिंचेत, वन्यना सिंचेत, इस वाक्य का तात्पर्य विषयभूत संसर्ग क्या है? वन्य सेक करणम वन्य, अथवा वन्य कर्ण का सेक है सिंचन, वन्य है साधन जिसका ऐसा सिंचन, यह भी तात्पर्य विषयभूत संसर्ग तो है ही है। वन्यना सिंचित, इस वाक्य का तात्पर्य विषयभूत संसर्ग सेक करणक वन्य अथवा वन्य करणक सेक, यही होता है। यह तात्पर्य विषयभूत संसर्ग है तो यह वो वाक्य प्रमाण हो जाता, इसमें अतिव्याप्ति न हो जाए। ये वाक्य प्रमाण नहीं है लेकिन इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसका वारण करने के लिए का मानांतरेण न बाध्यते, लेकिन वो तात्पर्य विषयभूत संसर्ग दूसरे प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य विषयभूत संसर्ग तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता है कि आग ले लो और सिंचन करो, होता है क्या? नहीं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, इसीलिए ये वाक्य प्रमाण नहीं। इनमें पूरे नियम नहीं बैठे। तात्पर्य विषयभूत संसर्ग कैसा होना चाहिए? बाधित नहीं होना चाहिए। जिस वाक्य का तात्पर्य विषयभूत संसर्ग बाधित नहीं होता वही वाक्य प्रमाण होता है ना? अच्छा, फिर आपने ये इतना कर लेते ना, संसर्ग कर लेते बस। यस्य वाक्यस्य संसर्ग मानांतरेण न बाध्यते। क्या वाक्य है? जिस वाक्य का संसर्ग प्रमाण के द्वारा दूसरे प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं होता वह वाक्य प्रमाण है। इतना कर लेते, तात्पर्य विषयभूत निकाल ही देते तो क्या होता? तो कहते हैं एक वाक्य है, सब प्रजापतिरात्मनो वपाम उदखिदत। क्या वाक्य है? सब प्रजापतिरात्मनो वपाम उदखिदत। यह जो अर्थवाद वाक्य है, अर्थवाद वाक्यों का तात्पर्य अपने अर्थ में नहीं होता, उसका विधि में तात्पर्य होता है, स्तुति में तात्पर्य है। स प्रजापति आत्मनो वपम उदखिदत, अपने चर्बी को निकाला, यह स्तुति कर की जा रही है। स्तुति तात्पर्य है इसका
शब्दार्थ तात्पर्य नहीं है। यदि ऐसा कह लेते हैं कि संसर्ग, तो संसर्ग इसका भी है कि वपा को उखाड़ना, इसका दूसरे प्रमाण के द्वारा बात भी नहीं होता क्योंकि उखाड़ी हुई है किसी प्रमाण के द्वारा, क्योंकि शब्द प्रमाण के द्वारा बताया है, उसका प्रत्यक्ष से बात नहीं हो सकता, अनुमान से बात नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें ये भी, लेकिन ये वाक्य प्रमाण नहीं है। अर्थवाद वाक्य प्रमाण नहीं होते। भूतार्थवाद हो सकता है लेकिन अन्य वाक्य अर्थ उनमें खुद में तात्पर्य नहीं रहता। इसलिए इसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तात्पर्य विषयभूत यह कह दिया है। तात्पर्य विषयभूत कहने से अब वाक्यार्थ पूरा हो जाता है। यस्य वाक्य से तात्पर्य विषयभूत संसर्ग मानांतरेण न बाध्यते तद्वाक्यम प्रमाणम, यह हमारा लक्षण बन जाता है। तो मानांतरेण न बाध्यते, इसका तात्पर्य क्या है? तो कह के सजातीय दूसरे प्रमाण के द्वारा, सजातीय दूसरा प्रमाण, मानांतर अर्थात सजातीय दूसरा प्रमाण। ये सजातीय, इसमें सजातीयता किस तरह की है? कि सजातीयता व्यावहारिकत्वेन है, व्यावहारिकत्वावेदकत्वेन साजात्यम बोध्यम। साजात्य कैसा समझना चाहिए? व्यावहारिकत्वेन। जैसे यह शब्द प्रमाण व्यावहारिक है तो उसके समान दूसरा कोई व्यावहारिक प्रमाण उसके द्वारा बाद नहीं होना चाहिए। ये ऐसा सर्व सजातीय, कौन सा सजातीय प्रमाण है और कौन सा अलग है? ऐसे दो प्रमाण है क्या? कहते हैं एक व्यावहारिक तत्वावेदक प्रमाण है और दूसरा पारमार्थिक तत्वावेदक प्रमाण है। जो व्यावहारिकत्वेन अर्थात व्यावहारिक तत्वावेदक प्रमाण और पारमार्थिक तत्वावेदक प्रमाण। जो व्यावहारिक तत्वावेदक प्रमाण है, जो व्यावहारिक तत्वावेदक प्रमाण है अर्थात व्यावहारिक तत्व को बताने वाला भिन्न प्रमाण और पारमार्थिक तत्व को बताने वाला भिन्न प्रमाण, ये देखना चाहिए। ये सजातीयता होनी चाहिए बाध करने के लिए। जैसे व्यावहारिक पदार्थों का वर्णन करने वाला जो प्रमाण हो, जलेन सिंचति, यह व्यावहारिक तत्वावेदक प्रमाण है। और नेह नानास्ति किंचन, यह पारमार्थिक तत्वावेदक प्रमाण है। क्योंकि नेह नानास्ति किंचन पारमार्थिक वस्तु का प्रतिपादन करता है, ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन कर लेता है। यह इसमें नाना किंचन न अस्ति, नाना जो कुछ भी नहीं है, द्वैत बिल्कुल नहीं है, तो यह प्रतिपादन करने वाला प्रमाण यह पारमार्थिक तत्वावेदक है। इसलिए यद्यपि घटम आनय पटम आनय ग्रामम गच्छ, इसका बाद नियनानस्ति किंचन से होता है कि नहीं? नियनानस्ति किंचन वाक्य से तो सबका ही वाद होता है, सब जगत का वाद होता है। तो घटमान है पटमान है इसका भी वाद हो जाता है, तो मानांतरण वादित ये भी हो जाएंगे, तो कभी घटमान है ये प्रमाण सिद्ध ही नहीं होगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा था व्यावहारिक सजातीय होना चाहिए। ये जो घटमान है ये व्यावहारिक तत्ववेदक है, तो इसका व्यावहारिक कोई दूसरा प्रमाण व्यावहारिक तत्ववेदक प्रमाण बाध करने वाला नहीं है। यद्यपि असजातीय निहनानस्ति किंचन ये पारमार्थिक तत्ववेदक प्रमाण बाध कर लेता है, लेकिन वो समान जातीय नहीं है, सजातीय होना चाहिए। तो निहनानस्ति किंचन इसके द्वारा बाध होने पर भी कोई क्षति नहीं है, क्योंकि वो सजातीय नहीं है। इसके द्वारा यह सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध होता है कि अनुमान से पृथक शब्द प्रमाण है, उसको न मानने वाले जो नए वैशेषिक थे उनका इससे खंडन हो जाता है। क्योंकि जो वैशेषिक मत वाले हैं ना, वे लौकिक गाम आनय इत्यादि वाक्यों को प्रमाण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वे उनका शब्द में अंतर्भाव कर लेते हैं, पृथक प्रमाण नहीं मानते। कौन से? जैसे क्या लिखा है, एक लौकिक गामान इत्यादि वाक्य और वैदिक ज्योतिषोमान स्वर्ग कामो यजति इत्यादि वाक्य तात्पर्य विषय
पदार्थ संसर्ग प्रमा पूर्वक होते हैं। योग्यता आसक्तिमत पद कदम्ब कत्वात् पटम आनय इत्यादिवत इस अनुमान के द्वारा ही शब्द के अर्थ की सिद्धि होती है, यह उनका मानना है। इसीलिए शब्द पृथक प्रमाण नहीं है। इसलिए अनुमान से पृथक आगम प्रमाण कैसे है, यह उनकी शंका है। कहते कि आगमन से अतिरिक्त प्रमाण नहीं है। कैसे बता रहे हो आप? हाँ, अनुमान से अतिरिक्त आगम प्रमाण कैसे है, यह कहना उनका ठीक नहीं है। क्यों, क्या होता है ना, योग्यता सहकारी जनित जो ज्ञान है, योग्यता इत्यादि सहकारी से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वो अनुमान का फल होता ही नहीं। होता है क्या? योग्यता इत्यादि सहकारी को लेकर उत्पन्न हुआ ज्ञान वह अनुमान का फल नहीं होता। इसलिए वैसा ज्ञान वाक्य, वैसे ज्ञान को उत्पन्न करने वाला एक कोई वाक्य पृथक प्रमाण आपको मानना चाहिए। इसको बताने के लिए इन्होंने एक शब्द लिखा, वाक्यजन्य ज्ञाने च आकांक्षा योग्यता सत्तयस तात्पर्य ज्ञानंच इति चत्वारि कारणानि। वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उनमें चार कारण होते हैं। क्या क्या? एक, योग्यता, क्या होनी चाहिए? दूसरी, आसक्ति। तीसरी, योग्यता एक, दूसरा आकांक्षा, पुनः आसक्ति तीन, और तात्पर्य ज्ञान चार। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति ये तीन हो गए, और तात्पर्य ज्ञान चार। ये चारों से ही जो चार वाक्यजन्य ज्ञान में कारण होते हैं, सहकारी कारण लगते हैं। इनकी आवश्यकता होती ही है। यहाँ पर क्या क्या कारण है? एक, आकांक्षा, आसक्ति अपि व्याप्ति ज्ञाने विद्यमानेषु आकांक्षादिषु संसर्ग ज्ञानोपलम्बात् न आगमानस्य अंतर्भाव अनुमाने अंतर्भाव तृप्तेन अनुमान प्रमाणेनैव निर्वाहे पृथक् प्रमाणं न कल्पनीयम् इति यदि आग्रह तर्हि मनसैव क्लृप्तेन प्रत्यक्ष प्रमाणेन निर्वाहात् अनुमानम् अपि अतिरिक्त प्रमाणं न व्युपेयम्। ये क्या होता है ना कि सिद्धांत थोड़ा उसको उत्तर दे रहे कि यदि वैशेषिक अतिरिक्त प्रमाण नहीं मानता तो उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहते हैं कि असति अपि व्याप्ति ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान न होने पर भी विद्यमानेषु आकांक्षादिषु, आपने क्या माना? व्याप्ति ज्ञान तो है नहीं, लेकिन आकांक्षादि है, और आकांक्षादियों में संसर्ग ज्ञान की उपलब्धि होती है। इसलिए आगम प्रमाण को छोड़कर हम एक अनुमान प्रमाण ही मानते हैं। इसलिए आगम प्रमाण का अनुमान में अंतर्भाव करना चाहिए। निश्चित अनुमान के द्वारा ही, अनुमान प्रमाण के द्वारा ही यदि निर्वाह होता है तो अलग आगम प्रमाण स्वीकार करना उचित नहीं है। ये कौन कहता है? उचित नहीं है, कौन कहेगा? ध्यान में नहीं थे ना, फिर उसको क्या देखना है ना? केवल अनुमान प्रमाण ही मानो। निश्चित जो अनुमान प्रमाण है, उस अनुमान प्रमाण के द्वारा ही आगम प्रमाण का काम हो जाता है। तो अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण पृथक स्वीकारना नहीं चाहिए। व्याप्ति ज्ञान न होने पर भी आगम प्रमाण को नहीं स्वीकार करना चाहिए, केवल अनुमान ही मानना चाहिए। यदि तेरा ऐसा आग्रह हो तो हे वैशेषिक राज सुनो, क्या यदि आप कहते हो तो
अनुमान प्रमाण को मान लिया, मानो, केवल आगम प्रमाण को मत मानो। तो एक हम भी कहते हैं, अरे आपको तो निश्चित मन तो मानना ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण तो स्वीकारा ही है, और प्रत्यक्ष षड्विध है, 6 प्रकार का प्रत्यक्ष मानते हो। कौन कौन सा? क्या है? ग्राणज, रासन, पुनः चाक्षुष, त्वच, श्रोत्र और मानस, ये प्रत्यक्ष होते हैं। संयोग प्रत्यक्ष नहीं होता, सन्निकर्ष होते हैं प्रत्यक्ष क्यों? यहाँ पर प्रत्यक्ष 6 होते हैं, है ना। और ये 6 प्रत्यक्ष आपने माना, उसमें मानस प्रत्यक्ष माना है। मन के द्वारा ही, अब आप मन के द्वारा ही, अर्थात मन रूपी तृप्त जो मन, उसी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अनुमिति इत्यादि का भी निर्वाह हो जाएगा। तो अतिरिक्त अनुमान प्रमाण को भी क्यों मान रहे हो? मन तो लगता ही है ना, उसके द्वारा ही अनुमिति हो जाएगी, अंदर ही अनुमिति विचार हो ही जाता है। तो फिर अनुमान प्रमाण की भी कल्पना नहीं करनी चाहिए तूने, तेरे जैसे ही बोले तो। लेकिन करते हो, अनुमान को मानते हो ना, तो फिर उस आगम प्रमाण को मानने के लिए क्या हर्ज है? मानो। कह देगी यदि अनुमिनोमी इति अनुव्यवसाय बला तो अभ्युपेयते। यदि कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, अनुमिनोमी ऐसा अनुव्यवसाय होता है, इसलिए हम अतिरिक्त अनुमान प्रमाण मानते हैं, तो सिद्धांति कहते हैं वही से ही धरी शब्दार्थ अमुम अर्थम जानामि, मैं शब्द से इस अर्थ को जान लेता हूँ। इस प्रकार के अनुव्यवसाय से भी आगम प्रमाण शब्द प्रमाण अवश्य स्वीकार ही करना चाहिए। इस तरह शब्द प्रमाण की सिद्धि हो जाती है। तात्पर्य ज्ञान है ना, ये एक शब्द प्रमाण अलग सिद्ध हुआ। अच्छा, फिर आपने ये लिखा आकांक्षा योग्यता आसत्य, इसमें समास मान लिया, और तात्पर्य ज्ञानम चीज को अतिरिक्त लिखा है। 4 कारण है, 3 कारणों को एकत्रित किया और 1 कारण को अतिरिक्त किया, पृथक रखा। ऐसा क्यों? ये करने का क्या तात्पर्य आपका? कहते हैं देखो, ये जो तात्पर्य ज्ञान है ना, बहुत लोग नहीं मानते, इसलिए हमने जिसको मानते हैं सब लोग उसको इकट्ठा लिखा, और जिसको नहीं मानते इसलिए उसको भी मानने के लिए हमने पृथक, ये भी है ये बताने के लिए पृथक उसको दिया है। यह कहा। अब हमको आगे विचार न करना है। आपने कहा आकांक्षा योग्यता आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान ये वाक्य के ज्ञान के लिए, वाक्यजन्य बोध के लिए कारण है। तो एक बताइए आकांक्षा क्या चीज है? तो बता रहे तत्र पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा। क्या है आकांक्षा? तत्र तत्र अर्थात आकांक्षादि चतुर्षु मध्ये, आकांक्षादिषु चतुर्षु मध्ये, आकांक्षादि जो 4 है उन चारों के बीच में आकांक्षा क्या है? कहा कि पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व। क्या है? पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व। बोलिए। पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व। ये क्या है? आकांक्षा। अब जो पदार्थ है, जैसे हमारे आगे समीप है घटम आनय, है कि नहीं? क्या वाक्य है? घटम आनय। घटम आनय। अब यहाँ पर पदार्थ कौन हो गया? घट और आनयन क्रिया, इन दोनों के परस्पर जिज्ञासा, घट को आनय की जिज्ञासा, आनय को घट की जिज्ञासा, जिज्ञासा विषयत्व। जिज्ञासा विषयत्व किन में है? पदार्थों में। उसकी योग्यता इन शब्दों में, परस्पर उनमें योग्यता, यही आकांक्षा होती है। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने किया। क्रिया श्रवणे
कारकस्य कारकश्रवणे क्रियायाः करणश्रवणे इति कर्तव्यताश्च जिज्ञासा विषयत्वात्। देखो पदार्थों में, अच्छा एक मिनट, जैसे घटम आनय ये वाक्य है, इसमें क्रियापद क्या है? आनय। कारक का, उसमें कारक क्या है? हाँ? घट कारक है। कौन सा कारक है? कर्म। क्या है कर्म? घटम द्वितीय है, कर्मणि द्वितीय होती है। तो घटम आनय, यहाँ पर आनय क्या हुआ? क्रियापद। बोलो कि जल्दी जल्दी, आपके कोई समस्या नहीं होगी। आवाज बोलोगे ना तो कोई ही आपको समस्या नहीं होगी। बोलो अच्छी तरह से थोड़ा सा। घटम आनय, यहाँ पर क्रिया क्या है? कारक क्या है? घट। तो देखो आनय इति क्रियाया श्रवणे, आनय ऐसे क्रिया का श्रवण हो जाने पर घटम इस कारक की जिज्ञासा होती है। किसको लाए? कहा के आनय हमने सुना तो किसको लाए? कहते घटम। घटम इस कारक की जिज्ञासा होती है। आगे आता है कारक कोई सुना हमने, घटम इति कारक श्रवणे, घटम क्या? घटम किम? आनय, इस क्रिया की जिज्ञासा होती है। इस क्रिया में जिज्ञासा विषयत्व जाता है। अथवा चलो ये कहेंगे, दूसरा वाक्य लेते हैं, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम योजित, आगे लिखा है ना, कर्ण श्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च जिज्ञासा विषयत्वात्। अब हमने क्या कि दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, तो यहाँ पर दर्श पूर्णमासाभ्याम यह करण, स्वर्ग का करण दर्श पूर्णमास है। इसका श्रवण होने पर अब दर्श पूर्णमास याग के द्वारा स्वर्ग की कामना करे, है ना। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम पुरुष दर्श पूर्णमास याग के द्वारा क्या करे? यागम भावये, तो यह अर्थ हो जाता है ना। स्वर्ग काम दर्श पूर्णमास यज्ञेन यागेन स्वर्गम भावयेत। अब ये कैसे करे? करना है लेकिन करे कैसा? इतने मात्र थोड़ा होता है। तो उसके लिए इति कर्तव्यता दी जाती है। ईड़ो यजति, बरीर यजति, स्वाकारम यजति, तनुनपातम यजति इत्यादि जो पंच प्रयाज है, वो पंच प्रयाज इति कर्तव्यता रूप से आ जाते हैं। एक को सुनेंगे तो दूसरों की अपेक्षा होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? आकांक्षा। कहा कि अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थ बोधात योग्यत्वम उपात्तम। अब ये आगे क्या आ गया? आकांक्षा, योग्यता। दूसरी क्या चीज है? आकांक्षा योग्यता। आकांक्षा के बाद नहीं, आकांक्षा के लक्षण में योग्यत्व शब्द दिया है ना। आकांक्षा के लक्षण इतना तो क्या, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व आपको बताया। जिज्ञासा विषयत्व जैसे क्रिया को श्रवण करने के बाद जिज्ञासा विषयत्व हमको कारक में चला जाता है, कारक का श्रवण होने के बाद जिज्ञासा विषयत्व क्रिया में चला जाता है। विषयत्व है पर लेकिन योग्यत्व क्यों दिया? कहते अजिज्ञासोरपि। कोई आदमी होते है ना, घटम आनय, किसने सुना है? घटम। उसको उसके मन में कोई जिज्ञासा नहीं हो गई। पुनः दूसरों ने आनय ये वाक्य बोला, जिज्ञासा न होने पर भी घटम आनय इसके द्वारा वाक्य बोध हो जाता है। आकांक्षा उसमें माननी ही पड़ेगी। आकांक्षा की योग्यता तो रहती है ना। तो उसमें इतना ही कहा, अजिज्ञासोरपि, जिज्ञासा रहित पुरुष को भी शाब्द बोध हो जाने से, है ना, वाक्यार्थ बोध हो जाने से योग्यत्वम उपात्तम, लक्षण में योग्यत्व पद दिया है। 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर? 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है कि ननु गाम आनयति श्रुतवताम सर्वेषां न जिज्ञासा भवति
सबको तो जिज्ञासा नहीं होती ना। गा माने सुना हमने तो आकांक्षा हो जाती है कि इसको इसके अपेक्षा है, इसको इसके अपेक्षा है। ये तो जिज्ञासा विषय तो नहीं होता, तुरंत शब्दबोध हो जाता है। तो इसलिए कहा तथा ऐशाम जिज्ञासा नास्ति, जिनको जिज्ञासा नहीं होती तेषाम जिज्ञासा विषयत्वम पदार्थानाम नास्ति, उनके मत उनका तो जिज्ञासा विषय तो उन पदार्थों में नहीं रहता। आज जो विचार करेंगे आने पद किया तो गाम की क्या है, गाम का तो आने है ना, गाम उच्चारण किया तो ये हम लोगों जैसे जो विचार करने वाले आदमी है उनको गाम पद सुनने के बाद आने की अपेक्षा होती है, आने को सुनने के बाद गाम की अपेक्षा होती है। ये हम लोग जिज्ञासा करेंगे, सब लोग थोड़ी जिज्ञासा करते हैं। मैंने ये वाक्य उच्चारा, सब लोग थोड़ी जिज्ञासा करते हैं, तो आप करते इतना करने के बाद जिज्ञासा करते हैं, इसकी अपेक्षा थोड़ी ढूंढते रहते हैं, तो शाब्द बोध तो होता ही है ना। फिर यहाँ पर तो आपका लक्षण तो नहीं चला गया। फिर तो कहते अरे यह लक्षण नहीं भी गया ना तो योग्यता तो उसमें है ना, हो तो सकती है ना कभी कभी, है ना। आज नहीं किए कभी कर सकते हैं, आज नहीं तो कभी ना कभी तो जिज्ञासा विषयत्व योग्यता उसमें है। फिर कोई करे अथवा न करे वार्ता भिन्न, योग्यता है उसमें। इति चेत न तान प्रति तद योग्यत्व वर्तते, उनके लिए योग्यता तो है ही है। अतः नाव्याप्ति रीति योग्यत्व पद प्रयोजनेन प्रथयति। कहते कि तद अवच्छेदकम च क्रियात्व कारकत्वादिकमिति नाति व्याप्ति। अच्छा, योग्यता का अवच्छेदक क्या है? कहते हैं इतना हो गया ना, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता, यही आकांक्षा है। क्या आकांक्षा है? परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यता। हाँ, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता। हाँ, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता। योग्यता ये क्या चीज है? आकांक्षा। आकांक्षा है। उसका अवच्छेदक क्या है? तो कहा क्रियात्व कारकत्व इत्यादि इसके अवच्छेदक है, इसलिए कोई अतिव्याप्ति आदि दोष भी नहीं होगा। गौरश्व इत्यादि, गौरश्व का अब इसमें तो योग्यता तो है लेकिन अवच्छेदक इसमें ना कारकत्व है। गौ ये किसी न किसी वाक्य में कारक तो बन ही जाएगा, अश्व कारक तो बन ही जाएगी, योग्यता इसमें है। लेकिन यहाँ पर क्रियात्व कारकत्व नहीं है, अवच्छेदक नहीं है। अवच्छेदक से सहित होना चाहिए, नहीं तो ये देखो अब गौ गच्छति अश्व गच्छति, यदि गौ इस पद में परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता न होती, हाँ न होती तो गौ गच्छति यहाँ पर शब्द बोधी विषयता आती कहाँ से? यहाँ पर है ना, गौ में तो योग्यता है, अश्व में योग्यता है, लेकिन उसमें अवच्छेदक भी होना चाहिए, क्रियात्व कारकत्व इत्यादि अवच्छेदक होना चाहिए। लेकिन गौ अश्व यहाँ पर क्रियात्व और कारकत्व किसी भी प्रकार का अवच्छेदक नहीं है। यद्यपि परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता है, लेकिन योग्यता अवच्छेदक कारकत्व उसमें नहीं है। इसलिए अर्थात का क्या होना चाहिए? परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता अवच्छेदकवान होना चाहिए, है ना। योग्यता अवच्छेदकवान होगा तो वहां पर ही आकांक्षा वस्तुतः रहती है। अवच्छेदक नहीं होगा तो उसमें योग्यता नहीं मानी जाती। अच्छा, ये बताया। और आगे कहते आवेदान्वये च समान विभक्तिक प्रतिपाद्यत्वम तद अवच्छेदकम इति तत्वमस्यादि वाक्येषु न व्याप्ति ही। यह एक शंका हो गई। महाराज आपने कहा परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता का अवच्छेदक क्रियात्व कारकत्व इत्यादि होना चाहिए। तत्वमसि यह जो वाक्य है तत्वम, इनमें इसकी अपेक्षा से क्रियात्व कारकत्व आता नहीं है। देखो नीलो घटा
यहाँ पर क्रियात्व कारकत्व कोई है क्या? नहीं है। तो ये भी इनमें अवच्छेदक एक में क्रियात्व हो अथवा कारकत्व हो, इनमें तो क्रियात्व कारकत्व परस्पर अवच्छेदक नहीं है। तो यहाँ पर तो शब्द बोध होता है और यहाँ पर शब्द बोध न होने की आपत्ति आ जाएगी, क्रियात्व कारकत्व अवच्छेदक मानेंगे तो कहते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर अभेद अन्वय होता है, अभेद बोध होता है। दो प्रकार के बोध होते हुआ करते हैं, वेद बोध एक और दूसरा अभेद बोध। ये जो घटम आन इत्यादि वाक्य है ना, ये भेद बोध है, अभेद बोध नहीं है। अभेद बोध कहाँ होता है? जहाँ पर नीलो घटा, स्वयं देवदत्ता, तत्वमसी, ये सब अभेद बोध के उदाहरण है। यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा? कहते कि अभेदान्वये च, अभेदान्वय अर्थात अभेद बोध में समान विभक्ति का प्रतिपाद्यत्वम, क्या होना चाहिए? समान विभक्ति का प्रतिपाद्यत्वम। अभी यहाँ पर नीलो घट, नील का अर्थ है नीलत्वम, नीलवर्ण, घट का अर्थ है घट पदार्थ। तो यहाँ पर समान विभक्ति है, नील की विभक्ति प्रथमा, घट की विभक्ति प्रथमा, समान विभक्ति पद तत्प्रतिपाद्यत्व नील वर्ण में और घट पदार्थ में है कि नहीं? वहां पर समान विभक्ति का प्रतिपाद्यत्व ही एक अवच्छेदक होना चाहिए। यहाँ पर क्रियात्व कारकत्व न हुआ तो चलेगा, लेकिन अभेदान्वय बोध जहाँ पर होता है वहां पर समान विभक्ति का प्रतिपाद्यत्व ये अवच्छेदक होना चाहिए। और वहां पर तत्वमसि में भी तत्व में प्रथमा विभक्ति प्रतिपाद्यत्व है और त्वम में भी प्रथमा विभक्ति प्रतिपाद्यत्व है, इसलिए यहाँ पर अभेदान्वय बोध हो जाएगा। यहाँ पर कोई दोष नहीं आता, अव्याप्ति दोष नहीं होता, इसलिए तत्वमस्यादि वाक्येषु नाव्याप्ति ही। यहाँ पर सहज एक वाक्य लिखा ही है तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। कहते कि ननु गौरश्व इत्यादिषु, 5 नंबर टिप्पणी, इत्यादिषु अतिव्याप्ति निरासार्थम अवच्छेदकस्य क्रियात्वादेः विवक्षायाम। अब अवच्छेदक क्या होना चाहिए? क्रियात्व कारकत्व इत्यादि अवच्छेदक आपने मान लिया तो शंका करी। स्वयं देवदत्त, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों में क्रियात्वादे अभाव, इसमें क्रियात्व नहीं है, कारकत्व नहीं है, इसका अभाव होने से पुनः अव्याप्ति तो हो ही जाएगी। तो उत्तर उन्होंने दिया तत्र समान विभक्ति का प्रतिपाद्यत्व रूप अवच्छेदक से सत्वात। वहां पर क्या अवच्छेदक मानते हैं? समान विभक्ति का प्रतिपाद्यत्व। बोलिए, समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व। कौन सा है? समान विभक्ति का प्रतिपाद्यत्व यह है और यही अवच्छेदक मान लेते हैं। तो शंका होगी महाराज ऐसा समान विभक्ति का प्रतिपाद्यत्व आप यदि बोलोगे तो गौरश्व इत्यादियों में भी तो प्रथमा विभक्ति का प्रतिपाद्यत्व है ना, गौ में प्रथमा है, अश्व में भी प्रथमा है, तो इसमें भी समान विभक्ति का प्रतिपाद्यत्व हो जाने के कारण यहाँ पर भी तो शब्द बोध होना चाहिए, तो पुनः अतिव्याप्ति हो ही जाएगी। तो कहते हैं ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अभेद बोध नहीं होता। अभेद बोध में समान विभक्ति का प्रतिपाद्यत्व है क्योंकि गौ और अश्व इनका प्रत्यक्ष प्रमाण से अभेद बाधित है। प्रत्यक्ष प्रमाण से गाय और घोड़ा एक हो सकता है? इसलिए इन दोनों का प्रत्यक्ष अभेद बोध में हमने कहा, भेद बोध में नहीं। अब यहाँ अब बताइए एक शब्द से ये आकांक्षा क्या चीज है? बोलिए। पदार्थानाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता, उनका अवच्छेदक क्या है भेद बोध में? क्रियात्व कारकत्व। क्या है? क्रियात्व कारकत्व इत्यादि। ठीक। अभेद बोध में क्या अवच्छेदक है? समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व। शब्द बोध का लक्षण क्या है? शब्द प्रमाण का लक्षण क्या है? यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयभूत संसर्गो मानांतरेण न बाध्यते तद्वाक्यम प्रमाणम। लगे पान न उलते, बुद्धि में रखना चाहिए। आगे
अब इसके बाद कहते हैं एतादृश आकांक्षा अभिप्राय नैव बलाबलाधिकरणे सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इत्यत्र वैश्वदेवयागस्य आमीक्षा अन्वितत्वेन न वाजिना कांक्षा इत्यादि व्यवहार। अब ये थोड़ा मीमांसा का भी विचार आता है तो प्रारंभ से करना ठीक रहेगा कल। ओम पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।